हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डेटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ यूपीएससी 2020 के लिए। तो इसमें हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला रहेगा 35वीं इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन, दूसरा रहेगा यहाँ पर लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना, तीसरा रहेगा यहाँ पर साक्षर भारत कार्यक्रम या योजना क्या था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड रहेगा यहाँ पर LB1 ब्लैक होल। तो इन 4 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे लेसन में। तो ये है आपके सामने पहला जो टॉपिक है 35वीं इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन, या इंग्लिश में कहिए आप 35th इन्फेंट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो ये जो इवेंट है ये इसका 35वां संस्करण था और इसका आयोजन महू में किया गया था। ये मध्य प्रदेश के का जो कह सकते हैं कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल इंदौर, ये वहाँ उसके पास स्थित है ये। तो ये यहाँ पर 35वां सम्मेलन किया गया था और ये सम्मेलन है ये प्रति 2 वर्षों में एक बार आयोजन किया जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 70 सालों से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो इसका उद्देश्य है इन्फेंट्री संचालन के प्रशिक्षण और प्रबंधन पहलुओं की समग्र समीक्षा करना। मतलब जो संचालन होता है, प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, उनके लिए जो भी पहलू हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, मतलब उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, इसका समीक्षा करना इसका होता है हर 2 साल में। जो इसकी भूमिका को बराबर रखने तथा उसमें बढ़ोतरी करने के लिए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उस पर डिस्कस करना इसका उद्देश्य होता है। आप जो यहाँ पर ये सिंबल देख रहे हैं ये सत्यमेव जयते जिसमें लिखा है शम नो वरुणा, ये भारतीय नौसेना का सिंबल है। और ये जो शम नो वरुणा देख रहे हैं ये उसका टैगलाइन है। तो ये भी आप याद रखिए, कभी पूछा जा सकता है। अगर उद्देश्य की बात करें हम इस पूरे प्रोजेक्ट का, मतलब जो भी कार्यक्रम किया जाता है, सम्मेलन किया जाता है, कॉन्फ्रेंस किया जाता है, इसका प्रमुख बिंदु क्या है, तो देखिए इसके प्रमुख बिंदुओं में ये रहा इस बार का जो आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता थल सेना प्रमुख ने किया। थल सेना प्रमुख कौन है, इसका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, आप लोगों को मुझे। दूसरा यहाँ इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा कि इस सम्मेलन में इन्फेंट्री के गठन कमांडर और कमांडिंग अधिकारियों सहित विभिन्न सेक्शनों के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था। मतलब इसमें किसने भाग लिया था, इसमें जो इस कमेटी के जो गठित किए हुए कमांडर्स थे वो भी थे, एंड फिर कमांडिंग अधिकारी सभी सेक्शनों के इसमें मौजूद थे इस पूरे डिस्कशन में। फिर यह सम्मेलन प्रख्यात वक्ताओं और पेशेवरों को अपने विचारों को साझा करने तथा निर्भीक और स्पष्ट रूप से इन्फेंट्री से संबंधित मामलों का नए परिप्रेक्ष्य और आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर जो जितने बड़े अधिकारी होते हैं, कमांडर होते हैं, सेक्शन अधिकारी होते हैं, ये यहाँ पर आकर के डिस्कस करते हैं, देन सारी जो अपनी आइडियाज़ होता है उसको बताते हैं और एक हेल्दी डिस्कशन करके एक मैनेजमेंट तरीके से प्रशिक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देते हैं। फिर इस सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श राष्ट्र की सुरक्षा की उभरती हुई चुनौतियों को प्रभावी रूप से निपटाने के लिए इन्फेंट्री के योगदान और सुनिश्चित करने हेतु नवीन विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। मतलब इन्फेंट्री होता क्या है, देखिए इन्फेंट्री क्या होता है, जो भी वेपन्स की जो भी कार्यवाही की जाती है, वेपन्स बनाए जाते हैं, किस प्रकार से उसका ऑपरेशन करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पर डिस्कशन होता है और जहाँ पर इन सब चीज़ों को रखा जाता है इसको इन्फेंट्री कहा जाता है। ओके, देन ये सारी चीज़ें को डिस्कस करके एक अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करना इसका पूरा एक उद्देश्य, और विचारों को विमर्श करके इन सारी चीज़ों के द्वारा व्यक्त करना इसका उद्देश्य था। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना। तो ये क्या है,
जिसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोकटक इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट। तो हाल ही में क्या हुआ कि केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास के लिए मंजूरी दे दी है। तो आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ पर, आप मैप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो आप रेड कलर से देख रहे हैं सलाइन वाटर है। तो भारत के अंदर देखेंगे आप, जो नॉर्थ ईस्ट आता है या फिर आप हिमालयन क्षेत्र में देखेंगे, यूपी में, इसके बाद अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर नदियाँ में हमेशा 12 महीना पानी रहता है। तो इनलैंड वाटरवे के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन किसका, कारपोरेट सेक्टर का, मतलब वहाँ एक जगह से दूसरी जगह को सामान को लेके जाना, ये बहुत ईजी होता है वाटरवे से। तो किस तरीके से इंडिया के अंदर ही पार्ट में इनलैंड वाटरवे को प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाए, इन सारे के तहत जो लोकटक वाटरवे है इसको प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो इसका बजट कितना रखा गया है, इसका जो बजट रहेगा वो रहेगा 25.58 करोड़, मतलब 25 करोड़ 58 लाख रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, किसको फ़ायदा होगा? तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होगा कि पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर अत्यंत आकर्षण भूमि परिदृश्य वाला एक मनोरम क्षेत्र है। पहली बात तो मतलब पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वहाँ पे 7 सिस्टर्स जो आते हैं, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सारे क्षेत्र आते हैं इसमें। तो ये जो पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र होते हैं, इन पूर्वोत्तर के क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, मतलब नेचर ब्यूटी बहुत है यहाँ पर, हिली टेरेन एरिया है ये। तो यहाँ पे पर्यटन को अपार अवसर है यहाँ पर। इसके साथ साथ इस परियोजना के तहत क्या होगा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में जो अंतर्देशीय जल परिवहन है उसकी कनेक्टिविटी विकसित होगी, क्योंकि वहाँ पर हिली टेरेन होने की वजह से प्रॉब्लम आती है प्लेन्स को उड़ाने में, और ज़्यादा ऊंचाई है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो जब पानी रहता है वहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी है, बराक वैली है, वहाँ पर बराक नदी बहती है वहाँ पर, तो इन सारी नदियों में पानी हमेशा बना रहता है। तो वहाँ से होगा क्या कि इंटर कनेक्शन हो जाएगा इनलैंड वाटर वे के माध्यम से। तो जो टूरिज़्म होगा, जो वहाँ पर सैलानी जाएंगे घूमने, वो इस वाटरवे के माध्यम से आराम से ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये बढ़ावा देगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा अच्छे खासे तरीके से। और फिर दोस्तों जो लोकटक झील है इसकी एक बहुत ही विशेष भौगोलिक स्थिति है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है और यह मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के मोइरंग नामक शहर में ये स्थित है। तैरते हुए द्वीप इसकी बहुत ही मुख्य विशेषता रही है। और फिर ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब एक पानी में तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजो है। ये यूपीएससी में पूछा गया है एग्ज़ाम, जिसे आप केबुल लामजो या फिर केबुल लामजो भी कह सकते हैं। यह इसी झील लोकटक झील में ही स्थित है और यह आर्द्र भूमियों के रामसर सूची में भी शामिल है। आर्द्र भूमि क्या होता है? ये एक वेटलैंड होता है और भारत में कुल मिलाकर के रामसर कन्वेंशन के तहत 38 वेटलैंड है। आप इसकी सूची बनाइए और याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है ये। फिर इस झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो झील है मणिपुर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इकोसिस्टम जनरेट करती है, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, क्योंकि इसमें अच्छे कैसे तरीके से ताज़ी पानी का रिसोर्सेस माना जाता है। तो ये जो है एक बहुत ही विशेष है मणिपुर के लिए और पूर्वोत्तर भारत के लिए। चलिए इसमें अब तीसरा टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है साक्षर भारत। यह एक प्रकार का प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी स्टडी की गई है। इस स्टडी के अनुसार क्या हुआ कि तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। तो यह किस प्रकार का प्रोजेक्ट है इसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक सिंबल दिया हुआ है, उसका ये पूरा का पूरा एक लोगो है जिसमें लिखा हुआ है साक्षर भारत। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है इस पूरे प्रोजेक्ट की? तो इसके प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि जिला प्रशासन की ने अब माकू अक्षरमाला, जिसे माँ के लिए वर्णमाला कहा गया है, विकसित करके 7वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इन बच्चों को घर पर अपनी माताओं, मतलब बच्चे हैं जो अपने घर पे जो उनकी माँ हैं, जो कि एसएचजी ग्रुप्स की हैं, मतलब एसएचजी मतलब स्व सहायता समूह होते हैं, उस स्व सहायता समूह के लोग जो साक्षर नहीं हैं उनको तेलुगु वर्णमाला को पढ़ने और लिखने के लिए सक्षम बनाने में ये मदद करेंगे। फिर क्या होगा? यह प्रयास साक्षर मिशन भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन के सहायतार्थ किया गया है, क्योंकि साक्षर भारत कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में ये सारे जो कमी आ रही है उस कमी को दूर करना है इसका पृष्ठभूमियों में। फिर साक्षर भारत प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें ये क्या था, तो देखिए साक्षर भारत
कार्यक्रम की शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2009 को किया गया था। मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को लगभग एक दशक पूरा हो चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर इसके अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को आच्छादित किया जा रहा है। मतलब जो 15 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इनके माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और फिर इसका विज़न है जो राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता दर को प्राप्त करना है। मतलब नेशनल लेवल पर पूरे भारत के एवरेज स्टडी की बात की जाए तो उसको लगभग 80% तक जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, उसके आधार पर 80% लोगों को यहाँ पर साक्षरता प्रोवाइड कराना है। फिर इसके अलावा साक्षरता दर में वर्तमान लैंगिक जो अंतर है उस अंतर को भी कम करना। लैंगिक अंतर मतलब कहेंगे यहाँ पर कि जो जेंडर के हिसाब से मेन वुमेन के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन करके जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट क्रिएट होता है, उस डिफरेंस को यहाँ पर पाटना इसका लक्ष्य है। फिर इसके अन्य लक्ष्यों में बात करें तो इस कार्यक्रम के केंद्र में महिलाएं हैं। सबसे पहले इसका मोटिव ये है कि महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना है, इसमें इसका लक्ष्य है। इसके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा, आपने प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बहुत सुना होगा कि महिलाओं को रात में पढ़ाया जाता था, जो कामकाजी महिलाएं थी, और फिर इसके बाद उनको घर पे जा कर के पढ़ाया जाता था उम्र का तकाजा को देखते हुए। फिर इसके बाद विशेष रूप से जो प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षा के समुन्नत और भी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स होती थी उसको सुदृढ़ करना इसका लक्ष्य है। फिर साक्षर भारत जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसके उद्देश्य बहुत ही सिंपल एंड सोबर है। लाइक निरक्षर जो वयस्कों हैं उनकी कार्यात्मकता, साक्षरता और जो छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है उसकी जानकारी से अवेयर कराना। फिर जो नवसाक्षर लोग हैं उनके जो वयस्क प्रकार के हैं उनकी बुनियादी साक्षरता से आगे की शिक्षा जारी रखने और औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्य जो शिक्षा है उसको ग्रहण करने योग्य बनाना। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अच्छा पारंगत है उसको आगे के लिए किस प्रकार से मैथमेटिक्स में शिक्षा प्रोवाइड कराया जाए ये काम करना। अगर कोई कला में पारंगत होना चाहता है, कला में वो इंटरेस्टेड है, तो उसको किस प्रकार से कला के क्षेत्र में विकसित किया जा सके, ये सारा इसका उद्देश्य है। फिर उस शिक्षा के मदद से जीवन स्तर एवं आर्थिक स्तर उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके और उस सुधार के माध्यम से उनको के लिए आवश्यक कौशल विकसित किया जा सके, मतलब उसकी स्किल को डेवलप किया जा सके, ये उसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद नवसाक्षर मतलब जो अभी साक्षर होंगे उसको पढ़ के और फिर वयस्क हो जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे, उनके साथ साथ पंचायत की जो पूरी आबादी है उसको सस्टेनेबल तरीके से किस प्रकार से सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे और उसके साथ समाज को अध्ययन की दिशा में जोड़ दे सीधे, ताकि एक अग्रसर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, ये इसका उद्देश्य है। फिर इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा इसमें, LB1 ब्लैक होल। अब ये LB1 ब्लैक होल क्या है, तो ये जो है टॉपिक ये पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अभी क्या हुआ रिसेंट में कुछ दिनों में आप देखेंगे नवंबर दिसंबर में चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा एक ब्लैक होल सर्च किया गया। ये ब्लैक होल लगभग सूर्य से 70 गुना बहुत बड़ा है, ओके। और इस ब्लैक होल का नाम दिया गया है LB1 ब्लैक होल। इसकी खोज की है चाइना ने, मतलब दूरदर्शी के माध्यम से। इसकी पृष्ठभूमि क्या है आप देख सकते हैं, इस प्रकार का ब्लैक होल होता है जिसमें ब्लैक होल क्या होता है, उसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ब्लैक होल में से ऊर्जा भी बाहर नहीं आ पाता है, उसमें से रोशनी भी बाहर नहीं आ पाती है। फिर पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें कि LB1 ब्लैक होल क्या है या ब्लैक होल क्या है, तो देखिए मिल्की वे जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं, हमारी आकाशगंगा में लगभग 100 तारकीय ब्लैक होल होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक मिल्की वे आकाशगंगा में कोई भी ब्लैक होल सूर्य से 20 गुना बड़ा नहीं था अभी तक जानकारी के अनुसार, लेकिन ये जो ब्लैक होल है ये लगभग 70 गुना ज़्यादा बड़ा है, आपको जानकारी मिल रहा है। फिर इसके बाद तथा LB1 जो द्रव्यमान है उसका जो मास है वह अनुमानित से लगभग 2 गुना ज़्यादा है, मतलब जिसको जो उसका एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है यहाँ पर कि इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो देखिए LB1 जो ब्लैक होल है उसका नामकरण चाइनीज़ विज्ञानी अकादमी, मतलब चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंस जिसे NAOS कहा जाता है, कि राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है ये नाम, तो ये आप याद रखिए। फिर इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, अवस्थिति मतलब इसका लोकेशन कहाँ पर है, तो ये जो
LB1 ब्लैक होल है, इसकी लोकेशन है पृथ्वी से लगभग 15,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। मतलब ये बहुत दूर ही स्थित है। जो आप देखेंगे तारों के बीच में जो दूरी होती है, उन सारी दूरियों को या ग्रहों के बीच में जो दूरी होता है उसे प्रकाश वर्ष के रूप में नापा जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा इस पूरे के पूरे इन्वेंशन से या इसकी जानकारी प्राप्त करने से? देखिए, LB1 का जो प्रत्यक्ष दर्शन यह साबित करता है कि अति विशाल तारे के ब्लैक होल की यह आबादी हमारी अपनी आकाशगंगा में है। मतलब ये बताता है कि हमारी आकाशगंगा में से बहुत सारी चीज़ें जिसका भी एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, हम उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज बड़े ब्लैक होल जो बनता है उसके बनने के मॉडल को फिर से जांच करने के लिए अध्ययन की चुनौती देगी। मतलब ये भी बताएगा कि अभी तक क्या था कि अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि अभी तक 20 सूर्य से 20 गुना ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल है, लेकिन ये क्या हुआ, इसने बता दिया कि सूर्य से 20 गुने की से भी बड़ा है, मतलब 70 गुना भी बड़ा है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि 70 गुना से भी ज़्यादा बड़ा ब्लैक होल होगा। तो ये सारी की सारी संभावनाओं को ये इसने दिया है, चुनौती दिया है कि ये सारी चीज़ें अभी भी पॉसिबल है, अभी भी शोध खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए 4 टॉपिक डिस्कस किया है। इसके बाद जो अन्य टॉपिक्स रहेंगे आपको डेली के बेसिस पे आपको 7 बजे से लेकर के 7:30 बजे के बीच में आपको प्रतिदिन शाम को एक वीडियो अपलोड होगा। तो आप इसे देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए एक संदेश है। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMonki28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी। तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।